हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट सितंबर 2023 के लिए पेपर 2 सामाजिक विज्ञान के लिए दोस्तों एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 19 को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। तो साथियों, अगर हम बात करें कि इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो इस क्लास में हम क्लास 8th की ज्योग्राफी से दोस्तों हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को आज के पहले प्रश्न के साथ। आज के लिए जो दोस्तों पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। इससे पहले के 13 प्रश्न हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को भी जरूर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए पहला प्रश्न है कि स्वामित्व के आधार पर भूमि कितने प्रकार की होती है। हमें ऑप्शन दिया गया है 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार या 4 प्रकार की। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर भूमि के प्रकार, तो 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? तो दोस्तों निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। अब बात आती है कि निजी भूमि किसे कहते हैं। तो दोस्तों निजी भूमि हम ऐसे भूमि को कहते हैं जिस पर स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष का हो, तो ऐसे भूमि को हम निजी भूमि कहेंगे। और बात आए कि सामुदायिक भूमि, तो दोस्तों जिस पर स्वामित्व किसका होता है? समुदाय का होता है। और सामुदायिक भूमि को ही दोस्तों साझा भूमि या साझा संपत्ति भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं समय, मृदा गठन और जैव पदार्थ। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि मृदा निर्माण का कारक कौन सा नहीं है, तो दोस्तों मृदा का गठन मृदा निर्माण का कारक नहीं है, समय भी है और जैव पदार्थ भी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों जहां पर क्या हो, तीव्र ढाल हो, ऐसे में मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? रक्षक मेखला है या मल्चिंग है या वेदिका कृषि है या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि तीव्र ढालों पर हमें मृदा अपरदन को रोकने के लिए वेदिका कृषि सबसे उपयुक्त है। ठीक है, आगे दोस्तों हम समझने वाले हैं कि रक्षक मेखला किसे कहते हैं, मल्चिंग किसे कहते हैं, वेदिका कृषि किसे कहते हैं। ठीक है, इनको हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं दोस्तों रक्षक मेखला, कि रक्षक मेखला किसे कहते हैं, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि रक्षक मेखला किसे कहते हैं, तो तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए दोस्तों वृक्षों को कतार में लगाया जाता है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों को कैसे लगाया गया है, एक कतार में लगाया गया है, ताकि मृदा अपरदन को बचाया या रोका जा सके। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है? तो प्रश्न या तो इस प्रकार से बन सकता है कि रक्षक मेखला में हम मृदा अपरदन को रोकने के लिए किस प्रकार से वृक्षों को लगाते हैं, तो कतार में लगाते हैं। या आपको प्रश्न बन सकता है कि शुष्क प्रदेशों और तटीय प्रदेशों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए हम किस प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों रक्षक मेखला का प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसे में हम तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में हम वृक्षों को एक कतार में लगाते हैं, जिससे जो वृक्ष हैं, वृक्ष में दोस्तों क्या हो सके, पवन की गति को कम कर सकें। और ऐसे में दोस्तों क्या होता है, मृदा अपरदन को रोका या बचाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अगला जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है वेदिका फॉर्म या सीढ़ीदार खेती। तो दोस्तों आपको प्रश्न बन सकता है कि वेदिका फॉर्म या सीढ़ीदार खेती किसे कहते हैं। जैसे कि हमें प्रश्न पूछा गया था कि जहां तीव्र ढाल है, तीव्र ढाल पर मृदा अपरदन को कम करने के लिए या रोकने के लिए हम किस प्रकार की विधि का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों वेदिका फॉर्म किसे कहते हैं, तो वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, जहां पर क्या हो दोस्तों, भूमि का तीव्र ढाल हो। ऐसे में हम क्या करते हैं, वेदिका विधि का प्रयोग करते हैं। ऐसे में दोस्तों हम क्या करते हैं, जब अत्यधिक ढाल हो तो हम सपाट सतह बनाते हैं। जो भूमि है इसको हम क्या करते हैं, सपाट बनाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, सपाट बनाते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं, फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए।
भूमि को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से सपाट बनाते हैं जो कि वो क्या हो, फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाएं, और साथ में इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है। जब हम इस प्रकार से करते हैं दोस्तों, मृदा को क्या कर सकते हैं, या तीव्र ढाल को किस प्रकार से सपाट सतहों में बदल देते हैं, फिर उसमें हम फसल भी उगा सकते हैं, और साथ में ऐसा करने से दोस्तों पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे एक प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है, हिमाचल प्रदेश में की जाती है, या हरियाणा में की जाती है, या उत्तराखंड में की जाती है, या उत्तर प्रदेश में की जाती है। तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि दोस्तों जो भूमि है, भूमि में क्या है, तीव्र ढाल वाली भूमि है, और तीव्र ढाल वाली भूमि में दोस्तों हम वेदिका फॉर्म या सीढ़ीदार खेती का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। अगला जो दोस्तों टॉपिक है वो है समोच्च रेखीय जुताई। तो दोस्तों ये चारों के चारों टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे यूटेट में तो प्रश्न पूछे ही पूछे गए हैं, साथ में दोस्तों हर बार के सीटेट में लगभग यहाँ से चारों टॉपिक में से एक प्रश्न बनता ही बनता है। जो इस बार का सीटेट था उनमें तो दोस्तों इन चारों टॉपिक में से प्रश्न नहीं था, लेकिन अमूमन हर सीटेट एग्जाम में लगभग यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए समझते हैं समोच्च रेखीय जुताई किसे कहते हैं। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहने के जल के लिए प्राकृतिक अवरोध निर्माण करता है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे में हम क्या करते हैं, जो पानी का बहाव है, पानी के बहाव को कम करने के लिए दोस्तों हम समोच्च रेखीय जुताई करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न, अगले टॉपिक की ओर। अगला जो दोस्तों टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि मल्च बनाना किसे कहते हैं। पौधों के बीच अनावृत भूमि, दोस्तों जहाँ पौधा है और पौधे के बीच जहाँ पे क्या है, फसल नहीं है। अनावृत भूमि का मतलब है जहाँ पे फसल नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जैव पदार्थ जैसे पराल से ढक दी जाती है। इससे मृदा में आर्द्रता बनी रहती है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे क्या है, वृक्ष है या फसल है, और फसल के बाहर बाहर दोस्तों क्या किया जा रहा है, पराल से इसको ढक दिया जा रहा है। और ऐसे करने से दोस्तों फायदा क्या होता है, एक तो मृदा में आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब है कि मृदा में नमी बनी रहती है, और साथ में दोस्तों जहाँ पे ये मल्च या इस प्रकार से पराल डाला जाता है वहाँ पे दोस्तों खरपतवार भी नहीं उगती। खरपतवार किसे कहते हैं, तो दोस्तों जो फसल है, फसल में जो अतिरिक्त क्या होती है, घास होती है, उसे ही हम खरपतवार कहते हैं। तो ऐसे करने से दोस्तों एक तो खरपतवार नहीं आती है, और दूसरा मृदा में क्या बनी रहती है, नमी बनी रहती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और प्रश्न है कि शीत ध्रुवीय प्रदेशों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो हमें ऑप्शन दिया गया है सदाहरित, पर्णपाती, टुंड्रा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों टुंड्रा। अब बात आती है कि टुंड्रा प्रदेशों में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों लाइकेन, ठीक है, और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि लाइकेन वाली जो वनस्पति है, या लाइकेन जो वनस्पति है वो कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, शीत ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। और लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति है, तो दोस्तों टुंड्रा। ठीक है, और अगर दोस्तों हम बात करते हैं सदाहरित, तो सदाहरित को ही दोस्तों सदाबहार वनस्पति भी कहते हैं। अब बात आती है कि सदाबहार वनस्पति किसे कहते हैं और ये कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे सूर्य, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी हो जाएगी, ये हो जाएगा सूर्य और ये हमारी पृथ्वी। तो दोस्तों सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग कहाँ सीधी पड़ती है, तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग सीधी पड़ती है। और जब यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, ये क्षेत्र कैसा होता है, गर्मी वाला क्षेत्र होता है, इसीलिए हम इसे उष्णकटिबंधीय भी कहते हैं। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय में ही दोस्तों
कैसी, सदाबहार या सदाहरित वनस्पति पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण दोस्तों यहाँ से जल वाष्प भी अधिक होता है, और जब जल वाष्प अधिक होता है तो दोस्तों बारिश भी अधिक होती है, और जब बारिश अधिक होती है तो दोस्तों यहाँ पर पाई जाने वाली जो वनस्पति है वो कैसी होती है, वो पूरे वर्ष भर हरी भरी रहती है, और इसीलिए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, सदाबहार कहा जाता है। और ये वनस्पति दोस्तों बहुत घनी होती है, और यहाँ के जो वृक्ष है तो वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं पर्णपाती वनस्पति की, तो दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है, तो ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और जो दोस्तों पर्णपाती वनस्पति है ये क्या करती है, ये किसी मौसम या किसी निश्चित ऋतु में अपने जो पत्तियां हैं, पत्तियों को वर्ष में एक बार गिरा देती है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, पर्णपाती वनस्पति कहते हैं। और पत्तियां क्यों गिराते हैं, तो दोस्तों जलवाष्प को कम करने के लिए पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। और अगला दोस्तों टुंड्रा वनस्पति को हमने समझ लिया कि टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों ये वाला हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेशों में दोस्तों क्या पाई जाती है, टुंड्रा वनस्पति। और टुंड्रा वनस्पति में हमने बोला लाइकेन और मास, ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं दक्षिणी ध्रुव की, तो दोस्तों दक्षिणी ध्रुव में किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों दक्षिणी ध्रुव में है अंटार्कटिका महाद्वीप, और अंटार्कटिका महाद्वीप में दोस्तों वर्ष भर ये मोटी बर्फ की चादर से ढका रहता है, और जब मोटी बर्फ की चादर से ढका रहता है तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। हमें ऑप्शन दिया गया है, असम में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है, या अरुणाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। अब हम असम को मैप में समझ लेते हैं कि असम हमारे भारत के मानचित्र में कहाँ स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला हो जाएगा सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के पास ही दोस्तों असम है, और असम के बाद मेघालय, और मेघालय के बाद ये इधर हो जाएगा त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ठीक है। तो दोस्तों काजीरंगा पार्क कहाँ है, उद्यान कहाँ है, तो दोस्तों असम में है। और अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जंगली जीव पाए जाते हैं, ठीक है, तो दोस्तों एक सींग वाला गैंडा, हाथी, बाघ, भालू, तेंदुआ, इस प्रकार के बहुत सारे जंगली जानवर यहाँ पाए जाते हैं, और इनके साथ बहुत सारे या अलग अलग प्रकार की पशु पक्षी भी पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जंगली जानवर तो हो गया, और साथ में इनके साथ बहुत सारे पक्षी भी पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल नहीं है। हमें ऑप्शन ए दिया गया कि बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये तो प्रकृति संरक्षण के अनुकूल है। हमें बताया जा रहा है कि कौन सा अनुकूल नहीं है, ठीक है। तो जब हमें बल्ब या लाइट की आवश्यकता ना हो तो बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है और अच्छी बात है। और बी है दोस्तों, नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, तो ये बिल्कुल, ये भी और अच्छी बात है कि भाई जब हमें जल का क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो हमें क्या कर देना चाहिए, नल को बंद कर देना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों ये भी प्रकृति संरक्षण के अनुकूल है, ठीक है। और सी है कि खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। तो दोस्तों यही क्या है, प्रकृति के अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है, तो दोस्तों जब हम पॉलीपैक को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा दोस्तों, वायु प्रदूषण होगा, ठीक है। और यही हमें प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकृति संरक्षण के अनुकूल कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। और जब नहीं है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और है निम्नलिखित का मिलान करना है। दोस्तों पहला है हमारे पास, ए है कि भूमि उपयोग। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं भूमि उपयोग, तो इसका सही मिलान हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3 भूमि उपयोग का हो जाएगा भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी का जो दोस्तों सही मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सही उत्तर हो जाएगा कि ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ क्या कहलाता है, हुमस कहलाता है। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं और सी की, तो दोस्तों चट्टान बांध, तो चट्टान बांध का प्रयोग दोस्तों हम कहाँ करते हैं, तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, चट्टान बांध का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जैवमंडल, तो जैवमंडल किसे कहते हैं, तो दोस्तों इसका सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सही मिलान हो जाएगा कि जैवमंडल हम किसे कहते हैं, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच एक संकर क्षेत्र को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ये वाला हो जाएगा स्थल मंडल, और ये वाला हो जाएगा जलमंडल, और ये वाला हो जाएगा वायुमंडल। तो दोस्तों जो ये कॉमन क्षेत्र है बीच में, ठीक है, जो ये वाला कॉमन क्षेत्र है, इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं या जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21। और यहाँ पे जो ये 3 ऑप्शन हैं, इन तीनों ऑप्शनों में से ही दोस्तों किसी न किसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 को। तो दोस्तों प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों 1973 में, तो दोस्तों 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम को लागू किया गया। अब दोस्तों बात आती है कि प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम के तहत क्या करते हैं, तो दोस्तों बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम को लागू किया गया। अब बात आती है दोस्तों 1992 में, तो दोस्तों 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट अधिनियम को लागू किया गया कि जो एलिफेंट है, हमारे हाथी है, हाथी को एक तो हमें क्या करना है, संरक्षित या सुरक्षित करके रखना है, और साथ में ये एक जगह से दूसरे जगह तक क्या है, स्वतंत्र घूम पाए हैं। इसके लिए जब हम इनको क्या मारने पर इनको हम रोक लगा देंगे, तो ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह तक स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट, और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट, और 1972 में हो जाएगा दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है, और इस प्रश्न को हम पिछले क्लास में भी समझ चुके हैं, लेकिन आप ही में से कमेंट आया था कि सर जो प्रश्न नंबर 11 है, ये पिछले क्लास में हमारा प्रश्न नंबर 11 था कि प्रश्न नंबर 11 को फिर से समझाना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं सतत पोषणीय विकास के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें, तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, और बी है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, और सी है कि दोनों कथन असत्य है, और डी है कि दोनों कथन सत्य है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं ये जो 2 ऑप्शन है ना, इन दोनों ऑप्शनों में से ही आपको प्रश्न पूछ दिया जा सकता है। तो अगर हम बात करते हैं सतत पोषणीय विकास, तो दोस्तों सतत पोषणीय विकास हम किसे कहते हैं कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, मतलब हमें संसाधनों का उपयोग कितना करना है, जितनी हमारे लिए आवश्यकता है, और साथ में हमें क्या करना है, संसाधनों को भविष्य जो हमारी आने वाली पीढ़ी है या भावी पीढ़ी है, उनके लिए भी उनको क्या करना है साथियों, संरक्षित करके रखना है। इस प्रकार का संतुलन बनाना ही दोस्तों क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो दोस्तों अगर प्रश्न पूछा जाए कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, तो हमें संसाधनों का उपयोग उतना करना है जितनी हमें आवश्यकता हो, और साथ में संसाधनों को भावी पीढ़ी या भविष्य
के लिए भी हमें क्या करना है, संरक्षित करके रखना है। और ऐसे संतुलन को ही दोस्तों सतत पोषणीय विकास कहते हैं। और अगला प्रश्न दोस्तों आपको किस प्रकार से आ सकता है, तो अगला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि संसाधन संरक्षण, ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जा सकता है आपको साथियों कि संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। तो दोस्तों संसाधन संरक्षण में इसका प्रश्न क्या हो जाएगा कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक, सतर्कतापूर्वक का मतलब दोस्तों सोच समझ कर हमें क्या करना है, उपयोग करना है और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। नवीकरण का मतलब है दोस्तों उन्हें पुनः पूरित या पुनः तैयार होने के लिए संसाधनों को क्या करना है, हमें समय देना है। तो ऐसे संसाधन या इस प्रकार के प्रयोग को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं कि संसाधन संरक्षण कहते हैं। कि हम संसाधन को क्या है, बचा कर रख रहे हैं, संरक्षित करके रख रहे हैं कि जब तक वो पुनःपूरित या नवीकरण नहीं हो जाता है या दोबारा प्रयोग करने के लिए नहीं हो पाता है, तो दोस्तों ऐसे संसाधन को हम क्या कहते हैं या इस प्रकार की विधि को हम क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण कहते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण या पुनःपूरित के लिए समय देना, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों आपको वीडियो को लाइक और साथ में आपको कमेंट करना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और साथ में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और साथ में आपको एक काम और करना है, आपको इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक भी शेयर करना है जिनका इस बार यूटेट का पेपर हो। ठीक है, और साथ में अपना स्कोर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे सार्थक कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।